कि पब्लिक है, सब जानती है। भारत 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं सचिन। क्या टेरर लिंक, टेरर फंडिंग के आरोप अगर किसी संगठन पर लगे और उस पर हो कार्रवाई, उस पर भी क्या सियासत या हंगामा जायज है? आज दिन भर कुछ यही हुआ। एनआईए ने छापेमारी की, सबसे बड़ी कार्रवाई की। किसी ने सोचा नहीं था कि रात के अंधेरे में 1 बजे के करीब यह कार्रवाई शुरू हो गई। पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए ने डेरा डाला, लेकिन ऐसा हुआ 14 राज्यों में सैकड़ों ठिकानों को चिन्हित करके कार्रवाई की गई। उन घरों और दफ्तरों तक टीम पहुंची जहां से 106 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। इन सभी पर टेरर लिंक का आरोप है। ऐसे में सवाल यह है कि पीएफआई के खिलाफ सबूत हैं तो पाबंदी कब लगेगी? एक तो सबसे बड़ा सवाल यही है। 14 राज्य, 106 गिरफ्तारियां, इसके तार कहां तक फैले हुए हैं? वहीं क्या इस प्लान पर एनआईए ने, यानी कि ये जो पूरा प्लान है, क्योंकि गृह मंत्री ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी, उसके बाद एनआईए ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी रेड, गिरफ्तारी ढेर, फाइल क्लोज होगी। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हम पूछेंगे, आज की ये बहस करेंगे, आज की ये बहस की पीएफआई पर कार्रवाई, लेकिन इस पर सियासत क्यों है हाई? पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है। वो मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए तमाम ऐसी गतिविधियां कर रही, पर इतना आग्रह है सरकार से, जितनी तत्परता आप इसमें दिखा रहे हैं, जितनी बयानबाजी आप इसमें कर रहे हैं, मेहरबानी करके देश के सामने जो समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी, चीन ने जो बलपूर्वक जमीन अधिकृत कर ली है, कभी हिम्मत करेंगे उस पर भी बोलने की? आज की जो भी छापेमारी है वह एनआईए के माध्यम से की जा रही है और देश विरोधी कोई भी गतिविधि न प्रदेश में और न देश में अब स्वीकार नहीं की जा सकती। जो ऐसी गतिविधि का हिस्सा होंगे उनको पकड़ना, यह जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनका दायित्व है। Government, what is the government's position? Nobody knows. These are all agencies which are conducting the probe or searching or arresting. Go back, go back. अब लेफ्ट कह रहा है वाई दे आर अरेस्टिंग, और बाकी लोग कह रहे हैं कि एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये आती है कि अगर किसी के ऊपर, किसी संगठन के ऊपर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगे और यहाँ तक कि पीएफआई की तरफ से ये भी आए कि हिटलिस्ट में कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को जो है वो मारने की धमकी और तमाम चीज़ें, तमाम तरीके की चीज़ें, एनआईए पर हमले की धमकी, तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं, तो उसके ऊपर क्या हंगामा जायज़ है? तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुमा आचार्य हैं जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, मुफ्ती नदीमुद्दीन मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, पीके जैन हैं जो कि पूर्व आईपीएस हैं, संजय राणा हैं राजनीतिक विश्लेषक, साथ ही साथ अशोक ठाकुर हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। और सबसे पहले आपको ले चलते हैं, क्योंकि तमाम रिपोर्ट्स हमारे तक रवि पहुंचा रहे थे और कन्हैया शुक्ला पहुंचा रहे थे। रवि, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितनी गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं, क्योंकि अभी से ही इस कार्रवाई पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि नहीं, ये तो वेंडेटा कार्रवाई है, किस तरीके के लिंक्स है सामने दो। हालांकि टेरर लिंक्स सामने आए थे बाकायदा, तब कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी से ही इस कार्रवाई पर भी निशाना साधा जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये पीएम को भी निशाने पे लिया था, जो अभी आपने कहा। लेकिन दूसरी बड़ी बात, जो 20 दिन पहले जो कार्रवाई हुई थी और 23 थानों पे 23 परमिसेस पे कार्रवाई थी, उससे जो इनपुट मिले, जो जानकारियां मिली, जो दस्तावेज मिले, उसके आधार पे अब 14 राज्यों में ये रेड हुई है और 106 के करीब जो गिरफ्तारियां सुबह बताई जा रही थी, उनकी संख्या बढ़कर 110 से भी ज़्यादा हो गई है। 111 की फिगर अभी कुछ ही देर पहले हमें अपने सूत्रों ने बताया। 111 गिरफ्तारियां जो औपचारिक रूप से हो गई हैं। कई लोगों को अब दिल्ली में जो गिरफ्तार किए थे उनको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा रहा है
और लगातार ये चीज़ें सामने आ रही है जांच एजेंसियों से कि वो बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि प्लान बी पीएफआई का डिकोड हुआ है और प्लान बी भारत 24 आपको बता रहा है और अपने सभी दर्शकों को कि इनको ये पहले से अंदेशा था, जो 20 दिन पहले कार्रवाई हुई थी एनआईए की, जो अकेली कार्रवाई थी आज ज्वाइंट ईडी के साथ, कि उनको ये पहले से पता था कि सिमी के बाद अब पीएफआई बैन होने वाला है, क्योंकि देश के होम मिनिस्टर और एनएसए डोभाल, एनआईए चीफ जो है वाईसी मोदी, ये सभी लोग आज इस ऑपरेशन को मॉनिटर भी कर रहे थे, अपडेट भी जो है देश के गृह मंत्री को दे रहे थे। और ये देखिए कि पहले से किस तरह से पीएफआई का प्लान बी तैयार था, यानी कि जब वो पाक साफ थे तो किस बात का डर था। प्लान बी में अब ये नया जो प्लान है वो एनजीओ के मार्फत अपने मंसूबों को अंजाम देने का था। अपने जो सोशल वर्क का नाम देकर जिस तरह से कराटा सिखाया जाना, वेपन्स रखना, देश विरोधी नारे लगवाना, वहां पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना, इस तरह का प्लान बी जो है एक बार एनजीओ की आड़ में करने का जो प्लान है उसकी जानकारी डिकोड हुई है और इसके दस्तावेज, पेन ड्राइव और कुछ हार्ड डिस्क जो हैं वो जांच एजेंसियों ने आज रिकवर किए हैं। और बेहद अहम जानकारी और अहम तथ्य जो है जांच एजेंसियां इनको समय रहते एक तरह से राहत की सांस भी मान रही है कि समय रहते छापेमारी की और इसको डिकोड किया जा सका। जी। और जिस वक्त दिल्ली हिंसा हुई थी कन्हैया शुक्ला, उस वक्त भी जो है शाहीन बाग का जो पीएफआई ऑफिस है वो कहीं ना कहीं स्कैनर में आया था, कई लिंक्स जो है सामने आए थे, उस वक्त भी कार्रवाई हुई थी और कई चीज़ों को जो है स्कैन किया गया था। आज कार्रवाई जो हुई है उसके बाद कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और वहां पर भी क्या कोई हंगामा था क्या? देखिए सचिन, आपको बताते हैं कि शाहीन बाग में इसके पहले भी इस तरीके की गतिविधियों का में इसका नाम सामने आता रहा है और आज की कार्रवाई में कोई यहाँ पर हंगामा तो नहीं हुआ, लेकिन पीएफआई का जो ऑफिस है वो शाहीन बाग के तंग गलियों में है। सबसे अहम बात है कि जो ये पूरी जांच हो रही है, पूरी कार्रवाई हो रही है, इसके पीछे आखिर मकसद क्या था, क्योंकि पीएफआई के ऊपर आरोप लगा है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार के खिलाफ देश की जनता को भड़काने का प्रयास किया जा रहा था। लगातार एक बहुत बड़ा नेक्सस है, उस नेक्सस के तहत ये पूरा काम किया जा रहा था कि हर राज्य में, अगर हम 14 राज्यों की बात करें तो 14 राज्यों में किस तरीके से हम जनता को सरकार के खिलाफ भड़का सकते हैं और किस तरीके से आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उसको किस तरीके से हम एक उसका रूपरेखा बना सकते हैं, इस तरीके की बातें सामने आई हैं। अगर हम इस पूरे इतिहास के बारे में बात करें, अगर इसके पहले भी सिमी जैसे जो संगठन थे जो प्रतिबंधित हैं हमारे यहाँ, तो अगर देखा जाए तो 3 जो छोटे इस्लामिक जो गुट हैं उनको मिला करके जो है पीएफआई बना था। और पीएफआई जिस समय से बना है, 2007 से बना है, तभी से जो इसकी गतिविधियां हैं वो बहुत ही संदिग्ध नजर आती हैं। अगर हम शाहीन बाग में पिछले जो दिनों में यहाँ पर जो दंगे हुए, जो जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर जो दंगा हुआ, उसको अगर हम बात करें तो उसमें भी पीएफआई का नाम आया था, क्योंकि ये फंडिंग किस तरीके से करते हैं, फंडिंग किस तरीके से और फंडिंग इनको मिलती कैसे है, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि इस समय जो एनआईए है ये पूरी जांच कर रही है कि आखिर इसका जितना भी जो इसके लिंक्स थे, चाहे वो विदेशों में इसके जो लिंक हैं, पाकिस्तान से इसके क्या लिंक हैं और किस तरीके से इनको फंडिंग की जाती है। और बाकायदा एक जो है सांस्कृतिक संगठन, मुसलमानों की भलाई का संगठन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बना करके इस तरीके के संगठन, और फिर उसके बाद फंडिंग ली जाती थी। लेकिन जब जिस तरीके से कराटे का वीडियो सामने आया कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही थी कि भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देना है, फिर उसके बाद हमने और तमाम चीज़ें देखी, टेरर फंडिंग का सामने आया, बिहार में देखा, फुलवारी शरीफ में जो मामला सामने आया, उसको लेकर के एनआईए इस चीज़ को पुख्ता करना चाहती थी। तभी जो है आज की कार्रवाई सुनियोजित तरीके से एक बहुत बड़े लेवल पर की गई है। अशोक ठाकुर, मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि सवाल यही उठता रहा कि अगर सांस्कृतिक संगठन है तो उसके टेरर लिंक कैसे, अब वो सबूत इकट्ठा किए गए होंगे, अब ये माना जाए कि ये कार्रवाई अपने अंजाम तक पहुंचेगी, पीएफआई प्रतिबंधित होगा। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले अनेक वर्षों से पीएफआई की गतिविधियां संदिग्ध थी और लगातार उसके बहुत सारे लोग पहले भी उससे जुड़े हुए लोग गिरफ्तार हुए हैं और अलग अलग गतिविधियों में देश में अस्थिरता फैलाने के नाम पर जो है कहीं ना कहीं इनकी कुछ ना कुछ गतिविधियां चलती रही हैं। मैं आज जो एनआईए है और सरकारी एजेंसियां हैं उनको निश्चित तौर पर बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर जो है इसको सारी जो साजिश है उसको निकालते हुए और जिस तरह से पूरे देश में छापा मारकर जो गिरफ्तारियां करी वो एक सराहनीय कदम है। और देश के खिलाफ कोई भी अगर कोई भी संगठन हो XYZ, अगर वो किसी तरह की साजिश करता है, देश में अस्थिरता फैलाना चाहता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस सरकार ये जब आई थी तब इस कमिटमेंट के साथ आई थी कि देश के अंदर कोई भी,
चाहे आतंकवादी गतिविधियों, चाहे देश के खिलाफ काम करने वाली शक्तियां हैं, उसको हम सिर नहीं उठाने देंगे। और उसी के तहत नरेंद्र मोदी सरकार ने ये कार्रवाई की है। और मुझे भरोसा है कि एनआईए की जो कार्रवाई हुई है उसमें बहुत सारे जो सबूत है वो एनआईए को मिले हैं। तो आने वाले समय में जल्द ही इसके कुछ ना कुछ सकारात्मक परिणाम होंगे और पीएफआई जैसे संगठनों को जो है वो प्रतिबंधित किया जाए। अनुमान चाले, एक संगठन जिसके तार जो है जुड़ते हैं टेरर फंडिंग से, जो कहाँ से पैसा आ रहा है, जिसमें कहाँ उसको दंगों में है, दिल्ली दंगा हो, कानपुर हो, यूपी हो, बिहार में हमने देखा कैसे पीएम मोदी को मारने तक की धमकी जो है वो दे दी जाती है, निशाने पर एनआईए हो। उस संगठन के लिए तो मेरे को नहीं लगता कि किसी भी, भले वो राजनेता हो या फिर कोई किसी भी धर्म से जुड़ा कोई व्यक्ति हो, उस संगठन के लिए इस कार्रवाई के बाद किसी भी तरीके की सिंपैथी रह जाती है या फिर रहनी चाहिए। सचिन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? जी जी। आपने कहा इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई क्यों हो रही है सियासत? अच्छा, एक सेकंड मैं आपको रोकता हूं अनुमा जी, एक सेकंड में आपको रोकता हूं। आपकी पार्टी से जुड़ी इस वक्त खबर आ रही है क्योंकि अशोक गहलोत पहुंचे हुए थे भारत जोड़ो यात्रा के लिए, राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की है। इस वक्त वहां से ये देखिए निकल रहे हैं अशोक गहलोत, और बहुत ही अहम ये मीटिंग और ये डेवलपमेंट फिलहाल जो सामने आई है कि कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो 2 पद पर नहीं रह सकता, 1 मैन 1 पोस्ट, इस बात को दोहराया अशोक गहलोत ने। और इस वक्त मुलाकात करके निकल रहे हैं। कुछ देर में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ उस मार्च में शामिल भी होंगे अशोक गहलोत। चलिए वापस आते हैं। अनुमाचार्य अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे अच्छा लगा कि आप हमारी पार्टी को इतनी तरजीह देते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा हुआ ये छापे पड़े, क्योंकि ये सवाल आज राहुल गांधी जी से भी पूछा था और उन्होंने बहुत साफ बोला कि हम किसी भी तरह की धार्मिक कट्टरता का समर्थन नहीं करते। और एनआईए इतनी निकम्मी और इनकॉम्पिटेंट एजेंसी है जो अभी तक इंटेलिजेंस के बारे में बता नहीं पाती। कभी उसे नहीं पता चलता कि हमारे यहाँ कहाँ पुलवामा में कैसे सब आ गया, इतने सारे इंटेलिजेंस फेलियर होते हैं, चीन आ जाता है। सॉरी मैम, अच्छा है, मतलब कुछ काम कर रही है। एक इतनी मेरे को ऐसी बोलने एक दीजिए, ऐसी जिस नहीं तरह से एब्सोल्युटली आपने बोलिएगा बीजेपी मैम, लेकिन आपने जिस बोलने तरीके दिया। के शब्द का इस्तेमाल किया, एक नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी किसी पार्टी की एजेंसी तो नहीं है ना मैम। उसमें डेकोरेटेड इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स होंगे, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होंगे, और आप उसे ऐसे टैग कर दे रही हैं। मेरी बात सुन लीजिए, आप कार्यशैली पर सवाल उठाइए, कोई बात के नहीं। बारे में आइडिया होना चाहिए। मैं विंग कमांडर रही हूँ और बहुत जिम्मेदारी के साथ उन्हीं शब्दों का दोबारा प्रयोग करूंगी। बहुत ही निकम्मी एक एजेंसी जिसने और कोई तरह की चीजें नहीं की, सिक्योरिटी के बारे में हमेशा हमारे साथ धोखा किया। चलिए, आज अगर वो किसी को धर पकड़ कर रही है और टेरर फंडिंग कोई के भी कारण एजेंसी, कर आप तो रही रही है, हैं विंग वो अच्छी कमांडर, बात है। कोई भी लेकिन एजेंसी या कोई भी सियासत इसलिए हो किसी भी रही तरीके है, से 100% सियासत टेरर का प्रूफ हो सीधा- सकती है क्या? 100% सुन टेरर लीजिए। प्रूफ किसी कंट्री को कर सकती है क्या? ये इसीलिए बनाई क्या जाती आप है क्या ना, कह भले वो रहे हैं? हमारी मुझे फौज सुनाई हो। नहीं दी आपकी आप तो बात। मैम दोबारा बोलिए। हमारे देश की जो है रक्षा में संलिप्त रही हैं। जाहिर सी बिल्कुल। बात है कि इसीलिए चूक की बता गुंजाइश रही हूं, 100% सचिन जी, गारंटी हर तो नहीं ले कांग्रेस में सकते ना। टोकेंगे तो तो आप फिर मुझसे ऐसे सवाल मत एजेंसीज पूछिए, के मेरी बारे में बात ऐसे एक बार शब्द का पूरी इस्तेमाल करने मुझे दीजिए, नहीं आपको लगता जो मैम सवाल कि ये कहीं पूछना है शोभा वो देता होगा। पूछिएगा। लेकिन अगर आप एजेंडा के साथ मुझसे बात करेंगे तो आपसे बात कैसे होगी? मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैं बिल्कुल साफ कह रही हूं, हमारे यहाँ इंटेलिजेंस फेलियर के मुद्दे रहते हैं और उसमें एनआईए का रोल होता है। खैर, आज वो जो धरपकड़ कर रही है, अगर वो अंजाम तक पहुंचती है तो अच्छी बात है। मैं आपको बता रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता निरंजन नोजोई, जो 2017 में टेरर फंडिंग से जुड़े थे, हजारों करोड़ का घपला किया था उन्होंने। उसके बाद बजरंग दल के एक थे, बड़े करीबी थे हमारे मध्य प्रदेश में, वो भी जुड़े हुए थे इसी से। तो अच्छा है, जो भी चीजें देश के खिलाफ हैं, सिक्योरिटी के खिलाफ हैं, उस पर बिल्कुल प्रहार होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी जहां एक तरफ धर्मों के लिए समावेशी है, धार्मिक कट्टरता के लिए बिल्कुल खिलाफ है। आपने हमेशा देखा है, सियासत इसलिए हो रही है कि इसे इस तरह से बनाया जा रहा है। भाई, अपना काम एजेंसियां करती आई हैं, उसको बार बार मुनादी पीट के करना, ये दिखाना कि हमने किया, ऐसा कुछ नया नहीं कर रहे आप। भाई, आरएसएस भी एक अनरजिस्टर्ड संस्था है, उसे भी बहुत सारे चंदे मिलते हैं। आज तक हमने उसकी छानबीन क्यों नहीं करी कि चंदे कहां से मिलते हैं? एनआईए की रेड आरएसएस पर क्यों नहीं पड़ती? उस पर भी आतंकवाद के आरोप लगे। सब पर होना चाहिए कार्रवाई। बिल्कुल, मैं आपके आरएसएस की टेरर फंडिंग कहां से आ गई मैम? ये कौन सा लिंक? तरीके से कहती हूँ कि करना चाहिए। नहीं, आरएसएस की टेरर फंडिंग आ गई। अब आप मेरे को आप कह रही हैं कि एजेंडा, मुझे बात मैं करें आपको कौन सी बता तो आरएसएस रही की हूँ, टेरर आपको फंडिंग? भाई सारे ये मिलेंगे,
आप यहाँ मीडिया ट्रायल नहीं कर रहे हैं। आप एक एंकर हैं जो निष्पक्षता की कुर्सी पर बैठे हैं भाई, और निष्पक्ष होकर बात करिए। मैम, मैं जहाँ कोई एक वर्डिक्ट थोड़ा ना दे रहा हूँ organization को हम PFI कहते को। हैं कि वो terror funding कर मैं रहा है, PFI वहीं को हम वर्डिक्ट दूसरे नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि organization को register PFI जिसको अथाह चंदा मिलता है उसकी भी तो बात करें। नहीं मैम, देखिए अच्छा ऐसा है संजय राणा, मुझे एक बात बताइए, नहीं, मैं कोई वर्डिक्ट आपके थोड़ा ना वाले दे रहा narrative में हूँ, नहीं मैं आऊंगी, वर्डिक्ट नहीं मैं दे रहा हूँ देखिए, और ना मैं वर्डिक्ट देने की किसी हालत में हूँ। मैं आपकी एंकर हूँ, मैं बात निष्पक्ष को हूँ मैं और तभी मैंने शुरुआत भी आपसे ही की। मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है कि कोई लिंक नहीं, मिला आपने होगा, जिस तरह कोई से लिंक उस पर सामने मुझे आया। लांछन लगाना शुरू किए। आप अपने पहले तो अपने जो आप गेस्ट को बुलाते हैं उनके बारे में पूरा जानिए, वो कौन है, किस बैकग्राउंड से आते हैं। बिल्कुल आपका क्या उनका बैकग्राउंड हम केवल बताएंगे, राजनीति एक सचिन जी background है? चार्ज नहीं। देंगे तो मैं अगर आपका है, बैकग्राउंड तो बताऊंगा, जो आप किस expertise तरह से है, पार्टियां वो बदल बदल आप करके नहीं बात करेंगे। जिसका आप किस नहीं, तरह से पर्सनल नहीं जाते संजय राणा जी। संजय राणा जी एक सेकंड एक सेकंड देश की एक देश premier के agency खिलाफ अगर इस कोई तरह भी की बोला भाषा जाएगा का सचिन जी इस्तेमाल वो गलत करता है। है, वो निश्चित तौर पर ऑब्जेक्शनेबल है। जिस तरह की भाषा ये यूज मैं कर रही है बहुत- एजेंसी के बहुत खिलाफ, जो ये मेरा बिल्कुल subject है, इनको मैं उसी कंडेम्ड पर करना कह रही चाहिए हूँ, और अशोभनीय उसी पर है। मेरी और इनका ये सारी टिप्पणी है फ्रस्ट्रेशन और दिखाता टिप्पणी है के मैं कि कभी भी qualify करती फ्रस्ट्रेशन में हूँ। आकर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आरोप किस लगा प्रकार- देना ये गलत है। देखिए आप क्वेश्चन मार्क वो उठा अपनी सकते हैं किसी बैकग्राउंड भी बता रही एजेंसी है, में। उसके नहीं, साथ आप राजनीतिक जवाब दे दीजिएगा ना। ठीक है, एक सेकंड अशोक ठाकुर एक सेकंड अशोक ठाकुर और संजय राणा नहीं। पर निर्णय दे रहे हैं। आप अगर निर्णय दे मैं रहे हैं तो कहाँ चर्चा निर्णय दे रहा क्यों? हूँ भाई? और चर्चा में मैंने अपनी बात बहुत सिद्धांतपूर्ण तरीके से रखी ठीक, कि ठीक। कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह के कट्टरवाद के विरोध में है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। बिल्कुल अच्छा ठीक बात है ना मैम। ये कोई काम I कर do रही है, appreciate। बहुत अच्छा लगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूं। और जिस पार्टी से आप आती हैं, जिस पार्टी के नेताओं ने देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है, जाहिर सी बात है आप नहीं है ना, तो उस पार्टी से आप आती हैं, आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है, फिर तो कहीं सवाल होना नहीं चाहिए था ना एजेंसी पे, फिर तो वेलकम होना चाहिए था। मेरा सवाल क्यों हो रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा, सियासत क्यों हो रही है? मैं वही तो कह रहा हूं, नहीं होनी चाहिए थी। फिर सवाल उठाना एजेंसी पे क्या जायज है? आप और मैं एक ही बात कर रहे हैं, तो आज ये चर्चा किस लिए आयोजित करी है आपने? भाई जो देश की सुरक्षा का मामला है उसमें सब एक तरफ है, फिर तो मैम फिर वो जो एजेंसी कार्रवाई करती है उस एजेंसी के लिए आप एक शब्द विशेष का प्रयोग कर देती वो हैं। तो मैं कहूंगी। अरे भाई मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ मेरी देश की सेना को नुकसान हुआ है, उसका मेरे वर्दी वालों को नुकसान हुआ है। क्या बात करते हैं? आपको भी मेरी तरफ होना चाहिए। अपने देश की सेना का सम्मान नहीं करते आप, सैनिकों की जानों की परवाह नहीं है आपको। ऐसी बात मत करिए सचिन जी, गलत हो जाएगा। ठीक है संजय राणा, इसका जवाब दीजिए। देखिए ऐसा सचिन जी, जो हमारी एजेंसियां जो काम कर रही हैं, तकरीबन आज 24 घंटे के अंदर तकरीबन 100 लोगों को चिन्हित किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया है। और ये एजेंसियां आज से काम नहीं कर रही, 2018 से काम कर रही थी, उनके पीछे लगी हुई थी। देखिए ऐसा होता है कि जो भी फंडिंग फॉरेन से फंडिंग आती है, चाहे जिस तरह की फंडिंग आती है, और गलत एक्टिविटियों में अगर लिप्त है कोई भी एजेंसी या कोई भी संगठन, तो उसमें किसी भी कार्रवाई में टाइम लगता है। और हमारी अगर एजेंसी हमारे देश के पक्ष में काम कर रही है तो हमें उसको सुनना चाहिए, उसको सराहना करनी चाहिए, उसकी हमें वाहवाही करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी हम पॉलिटिकल तुष्टीकरण में इतने ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं, पार्टियों में इतने ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं कि अपने ही देश के खिलाफ खड़े होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम अपने देश के खिलाफ बोल रहे हैं कि अपने देश के पक्ष में बोल रहे हैं। देखिए अभी हमारी सम्माननीय मित्र बोल रही थी, सम्माननीय मित्र बोल रही थी कि मैं ये चोर एजेंसी है, ये कुछ नहीं किया। देखिए ऐसा है कि हर आपकी आप पार्टी का एजेंडा है, आप कांग्रेस पार्टी से आती हैं, कांग्रेस पार्टी का पीएफआई से क्या संबंध है? केरला में किस तरह से उन्होंने चोर नहीं कहा, उन्होंने चोर नहीं कहा, अशब्द उन्होंने चोर नहीं कहा, उन्होंने निकम्मा शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने चोर नहीं कहा। अशब्द भाषा का उपयोग किया। किसी भी एजेंसी के लिए अशब्द भाषा का उपयोग करना उचित नहीं है। जब हम किसी एक पार्टी से आते हैं और हमारा जो प्रवक्ता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है, वो फेस होता है किसी पार्टी का, अगर फेस इस तरह की शब्दावली का यूज करता है, ये सब बहुत ही दुखद हो जाता है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। अनुपाचार्य जी आप चुप हो जाइए, आपके साथ मैं 2 साल से डिबेट कर रहा हूँ, मुझे पता। एक सेकंड संजय राणा वॉल्यूम हाई नहीं करते, वॉल्यूम हाई नहीं करते। नहीं ठीक है ना, सुनिए, वॉल्यूम हाई नहीं करते, मेरा वैसे भी गला खराब है ना, वॉल्यूम हाई नहीं करते। नहीं वॉल्यूम हाई नहीं करते भाई, देश की सुरक्षा का सवाल है। अगर अनुमा कह चुकी हैं कि भाई ऐसा है कि आप भी अगर एक चीज के साथ मेरे साथ हैं और राहुल गांधी भी उसी फोरम पर साथ है कि धार्मिक कट्टरता किसका बर्दाश्त नहीं है, देश के खिलाफ जो भी खड़ा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब हम बात एक प्लेटफॉर्म पे एक चीज की कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे से डिफरेंसेस रख के बात करें। तो ठीक है, आवाज ऊंची नहीं करते हैं, आवाज ऊंची नहीं करते। आप जवाब दे दीजिए, आप जवाब दीजिए 30 से 40 सेकंड में, फिर उसके बाद नदीमुद्दीन अपना। हमारे मित्र ने ये बोला कि भैया पीएफआई पे
कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल हम इनके साथ ही, हमारे साथ है, एकदम कट क्लोज हो गया। अब ये बताइए इफ एंड बट क्यों या तब आरएसएस की तुलना, भाई देखिए आरएसएस किस गतिविधियों में इन्वॉल्व रही है, कहां पे आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व रही है, एक आप बता दीजिए उसका बैकग्राउंड, यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व है ना, हम पीएफआई पे डिबेट कर रहे हैं। हाँ मैं बता रहा हूं, तो आप किसी भी संस्था का दूसरे संस्था से तुलना नहीं करनी चाहिए। हर संस्था अलग है, अपना अपना स्वायत्तता है, उसको अपना अपना कार्य करने का हक है। अगर किसी भी संस्था पे सरकार को लगता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कि अगर वो संस्था गलत जा रही है, उस पर कार्रवाई हो सकती है, उस पर एक्शन लिया जा सकता है, चाहे वो पीएफआई हो चाहे वो कोई भी दूसरी संस्था हो, उस पर हमें प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए सचिन भाई। और रहा ये देश का मामला, ये हमारा पार्टी का मामला नहीं है, देश सर्वोपरि है। हम या अनुपा जी हो चाहे सचिन भाई आप हो, हम देश से जाने जाते हैं। अगर हम विदेश जाएंगे तो मुझे कोई संजय नहीं जानेगा, वो बोलेगा इंडियन है, संजय फ्रॉम इंडिया कहा जाएगा, अनुपमा जी भी फ्रॉम इंडिया। अनुमा नाम सही से लीजिए मेरा। अरे सॉरी फॉर दैट मैडम, मतलब इतना ज्यादा एग्रेसिव मत रहा करिए, आपके साथ प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव। मैं तो हंस रही हूं नहीं सर, आप स्टूडियो के बाहर किसको जानते हैं किसको नहीं जानते संजय, मैं उसमें नहीं बढ़ता, वो छोड़िए ना, हम ये छोड़िए ना, आप लॉजिकली जवाब दीजिए। किसी भी एजेंसी पे, देश की एजेंसी है, अगर आपको उन पे प्रश्न चिन्ह है, आपको कुछ उस पे क्वेश्चन मार्क है, आप उनके क्वेश्चन मार्क को कार्य प्रणाली पर लेकिन बता दीजिए कि सारे गलत काम हमारी एजेंसियां करती हैं। ये बताइए आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ इसलिए हो रही है कि केरला में आपकी पार्टी के साथ एसडीपीआई का पार्टनरशिप है, आपने बंगाल में किसके साथ पार्टनरशिप किया था, कांग्रेस से, सबको पता है। तो कहीं ना कहीं आपके जो दर्द हो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका टाइप था। आप देख लीजिए मैडम, आपको पता है कहां कहां टाइप है, कहां पे कौन सी पार्टियों को, संस्थाओं का किससे रिलेशनशिप है, तो ये चीजें आपको आएगी, तकलीफ देगी। जहां रहा राहुल साहब ने ऐसा कुछ नहीं बोला, राहुल साहब ने कहा भाई एजेंसियों को काम है करने दीजिए, आप बोलते हैं मुख्य। अच्छा ठीक है, मैं बाकी पैनलिस्ट ले आता हूं, मैं बाकी पैनलिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए एक बार। ठीक है, कहा था मैंने भी सुनी थी। अच्छा ठीक है, मैं और पैनलिस्ट को भी इन्वॉल्व कर लेता हूं, नदीमुद्दीन, अशोक ठाकुर, फिर उसके बाद जैन साहब मैं आपके पास आऊंगा। नदीमुद्दीन बोलिए। देखिए, एनआईए के कदम का स्वागत करना चाहिए, सराहनीय कदम है। देश का सुरक्षा सर्वोपरि है और देश के सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। 2018 से डिमांड है कि पीएफआई पर बैन करना चाहिए, मगर सरकार ने कदम नहीं उठाया। 2018 से होम मिनिस्ट्री के पास फाइल है कि पीएफआई शाहीन बाग में इन्वॉल्व है, देश के हर जगह इन्वॉल्व है। तो सवाल ये है कि क्यों सरकार ने कदम नहीं उठाया? पीएफआई जगह जगह पीआई पे एनआईए छापा मार रही है। तो मैं कह रहा हूँ इसमें सरकार की क्या पॉलिसी है? इससे पहले तबलीगी जमात पे कहा गया कि मौलाना साहब को गिरफ्तार करेंगे, पूछेंगे, उसको पेंडिंग डाल दिया गया। अब पीएफआई पे तमाशा किया जा रहा। अरे भाई, राष्ट्र पहले है, देश पहले है। मैं कहता हूँ सरकार का विरोध तो किया जाना चाहिए, लेकिन देश का विरोध तो नहीं करना। तो मैं कहता हूँ कि पीएफआई पर बैन क्यों नहीं? एक बात सुनिए, देखिए इसमें दो काम, मतलब तुरंत बैन लगना चाहिए क्या? मैं ये चला दूं नीचे कि मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन की ये मांग कि पीएफआई पर सरकार तुरंत बैन लगाए, जो कि हम भी कह रहे लगना चाहिए ना। मेरा डिमांड है, डिमांड है, बिल्कुल। अशोक जी इसका जवाब दीजिएगा जी। अब दूसरा पॉइंट रखे जो आप कह रहे थे। देखिए, दो चीज है, एक सरकार बैन लगाए और दूसरे के समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, धार्मिक लोग हैं, वो अपनी समाज के अंदर कट्टरपंथा को दूर करने के लिए काम करें। जैसे मसाजिद में स्पीच रहे, पीएफआई जैसे संगठनों के खिलाफ बात करें। तो मुझे लगता है कि दो तरीके से काम करने की जरूरत है। मेरा देश दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश है। इस देश में मुसलमानों को जितना सम्मान मिला, जितनी सहूलतें मिली, दुनिया में कहीं नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात है कि संविधान है हमारे देश में, जो संविधान सबको बराबरी का हक देता है। तो पीएफआई जैसे नक्सलाइट या बोडो ऐसे संगठनों को देश में कोई जरूरत नहीं। और ऐसे संगठनों के बिल्कुल मैं यही सवाल लेकर के अशोक ठाकुर आपके पास आऊंगा। यहाँ पर यही सवाल अनुमा जी ने भी उठाया, यही सवाल जो है नदीमुद्दीन भी उठा रहे। सवाल यही है कि अगर यहाँ पर टेरर लिंक्स थे तो इतनी देर क्यों लगती है कार्रवाई में और बैन क्यों नहीं होता है? वरना क्या यह माना जाए कि लीपापोती तो नहीं है? और एक सवाल पर जो कि हम सब कहीं ना कहीं सहमत नजर आ रहे हैं अशोक ठाकुर, उसका जवाब आप मुझे दीजिए कि एक तो ये कि एक संगठन सरेआम सरेराह इस तरीके से उसके लिंक सामने आते जा रहे हैं, तमाम चीज़ों में वो मुलव्वस है, तमाम टेरर उसके लिंक्स हैं, उसकी फंडिंग्स आ रही है, लेकिन अब तक उस पर कोई बैन नहीं है। ठीक है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस कार्रवाई का भी क्या भरोसा? कार्रवाई पहले भी हुई थी, लेकिन अब तक वो संगठन वैसे ही काम कर रहा था। तो इसे क्या लीपापोती ना माना जाए? तुरंत बैन क्यों नहीं करती गृह मंत्रालय? देखिए सचिन जी, लगभग पिछले 5-6 वर्षों से पीएफआई का नाम जिस तरह से अलग अलग गतिविधियों में आया था,
उसके बाद लगातार एजेंसियां काम कर रही हैं और निश्चित तौर पर एजेंसियों ने अलग अलग समय पर बहुत अच्छे प्रकार से कार्रवाई करी है। जहां तक पीएफआई को बैन करने की बात है तो उस दिशा में जो है सरकार लगातार काम कर रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि एनआईए ने अब जो छापे मारे हैं जिसमें जो गिरफ्तारियां हुई है बड़े स्तर पर, जो लगभग 110 जो लोग जिस तरह की अस्थिरता फैलाने की गतिविधियों में शामिल थे, टेरर फंडिंग से जुड़े हुए हैं, तो ये निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई है और इसके बाद मुझे लगता है कि पीएफआई को बैन होगा। लेकिन अगर सरकार जल्दबाजी में कोई कार्रवाई करती है, उसके लिए जो सफिशिएंट एविडेंस, सबूत और सारी जो कार्रवाई होने की आवश्यकता होती है, अगर उसे जल्दी करती है, यही पार्टियां फिर उस पर सवाल उठाती हैं। तो सरकार, मैं समझता हूं कि अच्छे प्रकार से आगे बढ़ रही है और पीएफआई या इससे अलावा भी देश में कोई भी इस प्रकार का संगठन जो देश के खिलाफ काम करेगा तो उसको निश्चित तौर पर बैन भी किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी। जैन साहब, इस कारण से मैं, क्योंकि आप तो पॉलिटिकल आदमी है नहीं, आपको इसलिए मैं सबसे अंत में लाना चाहता था कि ताकि एक पर्सपेक्टिव मिल पाए। सर, एक तरफ कार्रवाई होती है, 106 से ज़्यादा गिरफ्तारियां होती हैं और टेरर लिंक्स और उसके अलावा पीएम मोदी या प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी या मार्शल आर्ट के नाम पर जो है कैसे वहाँ पर वीडियोस ट्रेंड किए जा रहे हैं वहाँ पर युवाओं को, या फिर मुस्लिम राष्ट्र बनाना जैसा लिटरेचर, तमाम चीज़ें मिलती हैं। ये आपने भी देखा, हमने देखा, ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं जो कि हमने देखी हैं। हम सब जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ हैं, हम सब जो है एकजुट हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जब कार्रवाई होती है, एजेंसी पर सवाल उठाना और फिर उसे एक दूसरा जामा दे देना इतना आसान क्यों हो जाता है यहाँ पर? हमारे देश में सभी को बोलने की आज़ादी है और बोलने के ऊपर किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं है। पार्टियां अपने अपने फायदे के लिए हर कार्रवाई को, हर सरकारी कार्रवाई को अपने हिसाब से रंग दे देती हैं। आजकल केंद्रीय एजेंसीज को गाली निकालना, उनकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करना, ये सबसे बड़ा फैशन हो गया है। और मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य तब होता है जब जिम्मेदार ओहदों पे रहे हुए अधिकारी भी इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि वो चाय से ज्यादा केतली गर्म हो गई, ऐसे वाली बात है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं, देखिए पीएफआई जो संगठन है वो आतंकवादी संगठन है। शायद एजेंसीज के राडार पे तब तक नहीं आई थी जब तक इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपना जाल फैलाना नहीं शुरू किया था। केरला में तो इनकी गतिविधियां बहुत पहले से शुरू हुई थी। 12 साल पहले जब इन्होंने एक प्रोफेसर जोसेफ का हाथ काटा था, तभी से इनकी कार्रवाई शुरू हो गई थी। उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ने लगे, फिर इन्होंने एक जामा पहनाया, खुद को एनजीओ के रूप में सामने आने लगे, लोगों की मदद करने लगे। लेकिन आप देख लीजिए जहां जहां पे भी इनके संपर्क कार्यालय हैं, वो वहां पे अपने टेंटिकल्स फैला रहे हैं। बड़ा स्पष्ट है। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूएपीए में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना वो इतना इजी काम नहीं है। अगर सरकार किसी भी प्रपोजल को बिना पूरी तरह से तैयार किए उसको कमीशन के सामने पेश करे या कंसर्न अथॉरिटी के सामने पेश करे तो उनको मुंह की खानी पड़ती है। आजकल बड़े बड़े वकील जो हैं वो सब अपने मॉरल और अपने एथिक्स छोड़ के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी काम के लिए सिर्फ पैसे के लिए खड़े हो जाते हैं या अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए खड़े हो जाते हैं। इसलिए जब तक एक वाटर टाइट केस नहीं बनाया जाता तब तक इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैन लगाना, उनकी गतिविधियों के ऊपर अंकुश डालना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। मैं खुद सिमी के बैन में इन्वॉल्व था जब सिमी के ऊपर बैन लगाया गया था, तो किस तरह का ग्राउंड वर्क और बेस वर्क काम करना पड़ता है वो मुझे अच्छे से मालूम है। पीएफआई की गतिविधियां जो हैं वो एक ही सुई से पिरोई हुई अलग अलग गतिविधियां अलग अलग राज्यों में चल रही थी। इसको कहीं ना कहीं लिंक करना बहुत जरूरी था। कहीं एक राज्य में घटना हुई, शाहीन बाग का हुआ, लखनऊ में हुई, हाथरस में हुई, जगह जगह पे उनका क्या रोल था, उसको सबको इकट्ठा करना, कोलेट करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये सिर्फ आपके और या मेरे सोचने समझने से नहीं होता। उसके लिए अकाट्य प्रूफ लगते हैं। जब आपके पास में प्रमाण होते हैं तभी इन चीजों के ऊपर कार्रवाई हो पाती है। अभी जब ये सारी चीजें धीरे धीरे सामने आई, उसके बाद में एनआईए ने इन्होंने प्लान बनाया और बहुत सुनियोजित तरीके से अब जो रेड्स हुई हैं, जो इसमें जानकारी मिल चुकी है और जो आगे मिलेगी, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैन लगने का मुख्य कारण बनेगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि पीएफआई जो है वो सिमी के बाद, जब सिमी बैन की गई और सिमी के बहुत सारे जो एक्टिव मेंबर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनमें से बहुत सारे आज भी जेल में हैं। उसके जो बचे खुचे कार्यकर्ता थे वो सब पीएफआई में चले गए हैं। तो पीएफआई कोई अपने आप में एक छोटा संगठन नहीं है, लेकिन एक सोच को दर्शाती है, एक आइडियोलॉजी को दर्शाती है
और वो आइडियोलॉजी है वो धीरे 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 हमारे समाज में युवाओं को गुमराह करने के काम में और उनको गलत रास्ते पे ले जाने में काम कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि एनआईए ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। हालांकि मुझे भी लगता है कि थोड़ी देर हो गई, लेकिन हो सकता है एजेंसी की अपनी मजबूरियां हों, उनके पास में जिस तरह के प्रमाण उनको चाहिए उस तरह के प्रमाण उनके हाथ में ना आए हो। अब आगे तो उन्होंने कार्रवाई की और ये कार्रवाई अच्छी तरह से अपने लॉजिकल एंड पे लेकर जाई जाएगी, इसके बारे में मेरे मन में अभी कोई शंका नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अनुमा जी इसके बाद भी कोई शंका अब रहनी चाहिए कि क्योंकि तो चीज़ साफ स्पष्ट हो जाती है, जैसे कि सर ने बताया कि या तो आप इस तरफ खड़े हैं या फिर जाहिर सी बात है जो कार्रवाई है कार्रवाई के साथ खड़े हैं, और हम सब तो खैर हम आप स्पष्ट कर ही चुकी है किस तरफ खड़े हैं। सचिन जी, धारा के विपरीत बहने में बड़ी दिक्कत होती है ना? तो मुझे अब तो ताज्जुब भी नहीं होता कि बहुत सारे जिम्मेदार लोग जो बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता बन के यहाँ आते हैं। मैं बात अपनी दूसरी तरफ रखूंगी। देखिए, आज भी मैं माफ नहीं कर सकी कि पुलवामा में जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ या चीन जो हमारे आके खड़ा हो गया और 20 हमारे सैनिक चले गए, मैं माफ नहीं कर सकती इंटेलिजेंस फेलियर को। इसलिए मैं क्वालिफाई कर रही हूँ दोबारा कि एनआईए एक निकम्मी संस्था है पर कुछ काम कर रही है, उसकी खुशी है। जो काम कर रही है उसका क्रेडिट। एक सेकंड जय जैन साहब कुछ कहना बात को मैं थोड़ा अच्छा एक सेकंड जैन सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप एजेंसी के ऊपर आप केवल मेरे में ही बोलते हैं भाई, ये क्या बात है? कुछ खास बात है? अधिकारी रही हैं, मुझे इसके बारे में डाउट है। पूरी बात कर लिया मैंने, क्या ये जो है एक पार्टी प्रवक्ता के तौर पे ही बोल रही है, ये अधिकारी रही है कभी आर्मी की, मुझे इसके बारे में डाउट है। देखिए, आप इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं, आप इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं कर सकते। आप इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं कर सकती। आप कुछ और बन जाए। आप समझ लीजिए कि आप इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं कर सकती। आप चैनल के ऊपर क्या बकवास कर रही हैं? मैम, वो एक एजेंसी से जुड़े हुए एक डेकोरेटेड ऑफिसर रहे हैं, उनको बुरा लगना लाजमी है कि नहीं? दूसरों के ऊपर लांछन लगाने के पहले अपनी क्रेडिबिलिटी भी देख ले। दूसरों की क्रेडिबिलिटी में जस्ट क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करती, कौन सा भारतीय जनता पार्टी की बात करिए? आप देश की बात करिए। आपका देश नहीं रहेगा तो कौन सी पार्टी रहेगी? आपकी पार्टी रह जाएगी क्या? अरे आपकी पार्टी रह जाएगी क्या? मैंने इन पे व्यक्तिगत कुछ नहीं कहा, लेकिन ये लोग बीजेपी से इतना डरते हैं, इतना ज्यादा पिछलग्गू है कि ये मेरे पीछे आ रहे हैं। व्यक्तिगत क्यों करना है? सचिन जी, क्या आपके प्रोग्राम में व्यक्तिगत प्रहार के लिए बुलाया गया है? सचिन जी, नहीं, व्यक्तिगत तो आपने सबसे पहले भाई मुझे एक बात बताइए अनुमा जी, आप हर तरह से पॉइंट स्कोर करना चाह रही हैं। अनुमा जी, आप हर तरह से पॉइंट स्कोर करना चाह रही है तो ठीक नहीं है ना। मैंने आपको कहा कि ठीक है वो आपका इंडिविजुअल कमेंट हो सकता है, मैं आपका वो इंडिविजुअल कमेंट हो सकता है, लेकिन एक पूर्व आईपीएस को, एक पूर्व जो है इतने बड़े ऑफिसर को अगर बुरा लगा तो वो ऑब्जेक्ट करने के लिए वो भी उनको भी राइट है कि नहीं है? मैम, तो रखने देंगे या नहीं रखने देंगे? नहीं रखने जो मैं बात कर रही थी वो भी तो नहीं करने दे रहे हैं आप इस तरह की मैं बता रही हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय किसको निकम्मा बोल रही हैं आप एक शौक हो गया हर मैं एजेंसी को कह रही हूँ निकम्मा, आपको नहीं कह रही हूँ भाई। आपसे नहीं कहा, आप बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता हैं, आपको यही कह रही हूँ। मैं व्यक्तिगत बात नहीं करती हूँ, आप लोग शुरू हो जाते हैं। बात कुछ और कर रही हूँ, ये बोलने नहीं दे रहे हैं। व्यक्ति ने सचिन जी देखिए, ये बीजेपी के अघोषित प्रवक्ताओं को रोकिए। एक प्रवक्ता को डील कर सकती हूँ, चार नहीं करना। वो एजेंसी के साथ खड़े हैं तो वो बीजेपी के आदमी होगी। मुझे एक बात बताइए ना, फिर आप मुझ पर सवाल उठा देती हैं। खड़े हैं एजेंसी के साथ, तो तभी खड़ी हूँ भाई, आपने सुना नहीं? मैं एजेंसी के साथ खड़ी हूँ, मैं माफ नहीं कर सकती, लेकिन उसी एजेंसी को पुलवामा के लिए, उसी एजेंसी को माफ नहीं कर सकती हूँ। मैं चीन के लिए मैं उसी एजेंसी को माफ नहीं कर सकती हूँ। मेरे सैनिकों की जाने गई है, मैं उसी एजेंसी को माफ नहीं कर सकती हूँ। पर ये जो बोल रहे हैं बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता, आप मुझे अपनी बात करने बुलाए हैं या किसी और कारण से बुलाए हैं? की जंग हिंदुस्तान हारा, किसकी वजह से हारा? आपको लड़के हारा, आप सब एक एक करके बोलेंगे तो ऐसा होगा नहीं। एक सेकंड जैन साहब, जैन साहब एक सेकंड, पीके जैन सर एक सेकंड, पीके जैन सर एक सेकंड। ताकतवर नहीं थे, लड़के हारा। आप लोग ये इस तरह की जो बातें करते हैं ना, मुद्दा छोड़ के सब तरफ की बातें करते हैं। मुझे एक बात बताइए, मुद्दा छोड़ के बात मत करिए। आप 4 हैं, मैं अकेले हूँ, ये भी देखिए। आप 4 हैं और मैं अकेले हूँ। मैम एक सेकंड, अच्छा ठीक है, पीके जैन साहब एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। अनुमा आप भी रुकिए, एक सेकंड रुकिए ना। अनुमा आप भी रुकिए, देखिए जैन साहब एक सेकंड रुकिए आप। जैन साहब ऐसे में समझ में नहीं आएगा, फिर ऐसे समझ में नहीं आएगा। उन्होंने भी सर्व किया, उन्होंने भी सर्व किया, आपने भी सर्व किया। ठीक है, एक दूसरे पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन
ठीक है, एक दूसरे पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन मुझे एक बात बताइए ना। नहीं, एक सेकंड अनुमा, एक सेकंड अनुमा, एक सेकंड अनुमा, एक सेकंड अनुमा, एक सेकंड जो व्यक्ति के खिलाफ बोलता है वो बीजेपी का प्रवक्ता हो गया। अनुमा, एक सेकंड अनुमा, अब लगातार बोलते चली जा रही है। वो नॉन स्टॉप बोलती है सचिन भाई, नॉन स्टॉप। उनका एक तरफा एजेंडा होता है कि किसी की बात न पहुंच न पाए जनता तक। उनका एक तरफा एजेंडा होता है कि सिर्फ कांग्रेस की बातें पहुंचे, एक नेगेटिव आइडियोलॉजी पहुंचे। उनका एक तरफा एजेंडा। नहीं, एक तरफ कांग्रेस वहां पर कह रही है, एक तरफ वो कह रही है कि कार्रवाई ठीक हुई है। एक सेकंड संजय राणा, अनुमा आई एम सॉरी, अनुमा आई एम सॉरी, मैंने आपसे शुरू किया था, आप बोलती चली जा रही, नॉन स्टॉप बोलती चली जा रही है। कभी आप मेरे पे मुझे टारगेट करती है, कभी आप जैन साहब को कह रही हैं कि बीजेपी के, आप हमारी एजेंसीज को निकम्मा कह देती हैं कि एक नंबर की निकम्मी थी। आपने फौज में सर्व किया मैम, आपने फौज में सर्व किया है, ठीक है, आपने फौज में सर्व किया है, मतलब आपने फौज में निकम्मा। आप क्या बात कर रहे हैं? आज तो आपके पास ये जानकारी थी कि ये एनआईए का इंटेलिजेंस फेलियर है? नहीं, आपके पास जानकारी थी? नहीं, ये आपके पास इंटेलिजेंस था कि एनआईए का इंटेलिजेंस है? मुझे एक बात बताइए कि एनआईए का इंटेलिजेंस है, या उसके बाद जब एनआईए ने इंटेलिजेंस दिया होगा, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, या उसके बाद कोई इंटेलिजेंस दिया होगा और जो बाकी चीजें हुई है? आर्मी का काम था, इंडियन एयरफोर्स तो कहीं से इंटेलिजेंस तो आया होगा ना। मतलब मुझे एक बात बताइए ना। हम अलग बात करेंगे। नहीं, एनआईए इन्वेस्टिगेशन, मतलब एक फौजी के दिमाग में मैम क्या जाएगा? मैम एनआईए कश्मीर में इतने, मैम एनआईए पहली बात इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है। आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, वो इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। आपको कम से कम चीजें पता होना चाहिए। आपको यही नहीं पता है कि एनआईए क्या है और इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या है। संजय एक सेकंड, मैं आप बाकी सबको म्यूट कर दीजिए। सचिन जी, इनकी बात सुन लीजिए, उसी को आप भी रिपीट करिए, तभी इनको सेटिस्फेक्शन होगा। इनको बाकी हर आदमी बीजेपी का प्रवक्ता लगता है, इनकी बात इसने काट दी, वो आदमी बीजेपी का प्रवक्ता हो गया। आप लोग हर बार बोलते हैं और सारे के सारे बोलते हैं, और अब सारे चुप रहेंगे, सिर्फ अनुमा जी बोलेंगे, सारे चुप रहेंगे, अनुमा जी बोलेंगी, सारे चुप रहेंगे। अब आप नहीं, एक सेकंड मैं आई मेक श्योर, मैं पीसीआर को ये, मैं एक बार पीसीआर को बताता हूं कि सारे चुप रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मर विंग कमांडर अनुमा आचार्य बोलेंगी, ठीक है? फॉर्मर विंग कमांडर अनुमा आचार्य बोलेंगी, क्योंकि एक फौजी, क्योंकि फौज में सर्व कर चुकी है मैम। एजेंसीज जो है कश्मीर में भी आतंकियों की और कितने जैसे उनकी जांच भी एनआईए कर रही है। तो मैं चाहूंगा कि एक फॉर्मर विंग कमांडर अनुमा आचार्य ही इस मैटर पर, जो कि देश के विरोधी यों के खिलाफ आज ये जो कार्रवाई हुई है, उसके ऊपर उनकी पार्टी का क्या टेक है। मैं दोबारा से उन्हीं के पास सिर्फ आता हूं, और इस वक्त कोई नहीं बोलेगा। मैम 40 सेकंड या 1 मिनट ओनली फॉर यू मैम। हमारी पार्टी का सिर्फ एक टेक है, हम सारे धर्म का सम्मान करते हैं, धार्मिक कट्टरता के बिल्कुल खिलाफ खड़े हैं। अगर किसी को एजेंसी ने पकड़ा है और वो देश विरोधी साबित होता है, तो हम अपने देश की एजेंसी के हमेशा साथ खड़े हैं, आज नहीं हमेशा से साथ खड़े हैं। हाँ, मैंने इसी बात को करते हुए ये जरूर दोहराया कि बार बार ये मेरे घावों के ऊपर नमक छिड़कने की बात होती है कि जिसमें इन्हीं एजेंसीज की लापरवाही से हमारे वर्दी वाले फौजियों की मौत हुई है, वो शहीद हुए हैं, इसकी बात की थी। ये दोनों बातें आज की कार्यवाही की तारीफ है। एट द सेम टाइम ये मैंने कहा है, और ये मैं पहले भी कह चुकी हूं, इस फोरम से नहीं दूसरे फोरम से, कि मुझे इंटेलिजेंस फेलियर से ज्यादा दुख और किसी चीज पर नहीं होता। देश हम सबका है, हमारे देश को एक रहना चाहिए, और इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, असली ट्रायल होना चाहिए। धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल मैम। नदीमुद्दीन जी, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, देश के एजेंसियों पर अगर हम सवाल उठाएंगे तो उनका मनोबल गिरेगा, मगर एक सवाल तो इंटेलिजेंस से है कि भाई अगर पीएफआई को फंडिंग हो रही है तो हमारी इंटेलिजेंसिया क्या कर रही थी। और देखिए, इसमें एक और अच्छी बात बता रहा हूँ, एक्सपर्ट भूल गए, मोहसिन रजा ने 2018 में कहा था कि प्रूफ मिल गया, एक वकील का भी उन्होंने नाम लिया था। अब मैं वकील का नाम तो बोलना नहीं चाहता। जब 2018 में मोहसिन रजा को प्रूफ मिल गया था, तो फिर मोहसिन रजा से पूछना चाहिए था कि वो प्रूफ मिलने के बाद सरकार ने क्यों नहीं बैन किया। तो सवाल इंटेलिजेंस पर तो उठेंगे कि अगर पीएफआई को फंडिंग हो रही है तो हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है। मगर मैं कहता हूं कि अभी वक्त है, सुनिए, अभी वक्त है कि आप तुरंत पीएफआई पर बैन लगाइए, और बैन लगा करके देश के अंदर जो ये नफरत का माहौल चल रहा, इसको खत्म करिए। पीएफआई से किसी को सहानुभूति नहीं है। मैं कहता हूँ, बहुत सारे लोग समझते हैं कि मुसलमानों को सहानुभूति है। अरे भाई, मुसलमान इस देश का नागरिक है, इस देश का मरना जीना मुसलमानों को, इस देश के लिए आतंकवाद का इस्लाम कभी समर्थन नहीं करता।
अगर आतंकवाद है तो खुल के निंदा करता हूँ, आतंकवादी कोई भी है, मगर मैं ये कहता हूँ कि तमाम एनजीओ की जांच होनी चाहिए। जितने एनजीओ हैं उनकी जांच करिए कि फंडिंग कहाँ से आ रही और उस पर कार्रवाई करिए। फिर एक मरतबा कहता हूँ कि पीएफआई जैसे संगठन जो देश के माहौल को खराब कर रहे हैं तुरंत बैन करिए। और जो एक्सपर्ट कह रहे थे ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा, तो फिर मोहसिन रजा से पूछिए कि प्रूफ मिलने के बाद 5 साल से क्या आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। उनके जो पीएफआई के संगठन पूरे देश में आतंक मचा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो भाई कब तक अभी बैन करोगे? और बैन करके यहाँ नहीं करके कब तक हम डिबेट करेंगे और बहस करेंगे? ठीक है नदीमुद्दीन जी, मैं सवाल ये पूछा था, लेकिन फिलहाल उन लोगों के लिए भी कम से कम कवर फायर नहीं होना चाहिए ना। पीएफआई ऐसा तो है नहीं कि रातों रात अकेले एक आदमी का कोई नाम होगा। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि कुछ तो ऐसे तत्व है ना जो बहस में भी आते हैं, जो ऐसे कहते हैं कि नहीं ये सांस्कृतिक संगठन है, इस पर बहस क्यों होनी चाहिए, या ऐसे रातों रात कैसे आप बैन कर देंगे भाई। इसीलिए कह रहे हैं कि कार्रवाई जो है वो 2018 से जो है वो केस बन रहा है, लंबी चल रही है, ठीक है, लेकिन आपने कहा कि तुरंत बैन कीजिए, ऐसी कोई बात ही नहीं है, और जो कोई भी ऐसा संगठन है उसको तुरंत बैन करना चाहिए। ठीक है, संजय कुछ कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद जैन साहब पीएफआई को बैन कर देनी चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा जैन साहब ने बहुत ही विस्तार से समझाया कि प्रोसीजर क्या होता है। एज ए वकील हमें मालूम है कोर्ट में अगर केस को लाया जाता है उसको प्रस्तुत कैसे किया जाएगा। अगर एजेंसियां सारे लिंक को जोड़ेंगी नहीं है, जोड़ करके केस नहीं बनाएंगे, केस लेकर के कोर्ट के सामने नहीं आएगा, तो ये केस फेल हो जाता है और रिजेक्ट हो जाता है और ये पीएफआई पे से बैन नहीं ले सकता है। तो आप सिर्फ ये बोल दें कि इस आदमी को फंडिंग हुआ इसकी वजह से बैन हो जाए, नहीं, हर लिंक को सरकार को यानी एजेंसीज को जोड़नी पड़ती है, जोड़ के केस बनाया जाता है। जिस हिसाब से सोचिए आप 2018 से काम कर रहे हैं, तब जाके केस बना है, अब लोगों को गिरफ्तारी हुई, कभी इतनी बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। अब इन कोर्ट में इनको प्रस्तुत किया जाएगा विद द केस, तब जाकर के उस पर एक्शन होगा और सरकार एक्शन लेगी प्लस कोर्ट एक्शन लेगा, अदरवाइज कोर्ट में तो केस ही नहीं चल सकता है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए भी मैं किसी भी पार्टी के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन हमें लगता है बड़ा दुख होता है कि कांग्रेस पार्टी कोई भी एक्शन ले सरकार उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा देती है। अब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया था। कोई भी एक्शन लेते, देखिए आपका विरोध हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ हो और आपको विरोध करने का हक है, बिल्कुल करना चाहिए, हम कहते हैं अगर गलत कर रही तो करें, लेकिन आप सरकार के विरुद्ध मत जाइए। आई मीन टू से कि आप एजेंसियां जो हमारी एजेंसियां आपकी भी हैं, हमारी भी, हम सबकी हैं, वो किसी पार्टी की नहीं होती, वो देश की हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अगर हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे भाई बहन हैं, आपके भाई बहन हैं, सबके लोग उसमें काम करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने ही लोगों को मनोबल डाउन करते हैं, उनका जो एक काम करने का तरीका उसमें प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, जिससे हमारे जो विरोधी हैं, विपक्षी हैं, जो हमारे विरोध दुश्मन देश है, उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता है हमें तोड़ने के लिए। तो कृपया करके ऐसी चीजों पे हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, हमें एक साथ होकर के टेररिज्म से लड़ना है, अपने देश का आगे बढ़ाना है ना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है नहीं, एब्सोल्यूट नहीं सर। मैं इस पे मैं एक सिर्फ 2 सेकंड और लूंगा, सचिन भाई माफ करिएगा मुझे। एज पर द लॉ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। अगर कोई बोलेगा अभी मैं आर्टिकल पढ़ के सुना दूंगा, एब्सोल्यूट नहीं है। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ही नहीं होता, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि आपके बोलने से इस देश का नुकसान हो रहा है, उसकी क्षति हो रही है, तो आपके बोलने पे भी कार्रवाई हो सकती है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का आर्टिकल में है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि आप सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं तो अशोक ठाकुर और लास्ट कमेंट पी के जैन। अशोक ठाकुर फिर लास्ट कमेंट पी के जैन। देखिए सचिन जी, मुझे लगता है कि जहां तक देशद्रोही ताकतें हैं वो एक समय में कभी भी समाप्त नहीं होती हैं, लगातार साजिशें देश के खिलाफ चलती रहती हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि एक देश दूसरे देश के खिलाफ साजिशें निश्चित तौर पर रचते हैं और देश के अंदर भी गद्दार हैं, ये भारत का इतिहास बताता है, गद्दारों से ही हारे हैं। तो निश्चित तौर पर देश के अंदर इस तरह के लोग रहते हैं और एजेंसियां निरंतर उन पर कार्रवाई करती है और ये मुझे लगता है रेस्टलेस वर्क है और इन संस्थाओं का मनोबल बढ़ाना हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है एनआईए ने अच्छी कार्रवाई की है, उसका एप्रिसिएशन होना चाहिए और वी मस्ट वेट फॉर दैट। मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अब ये मामला कोर्ट के अंदर भी जाएगा और एनआईए ने जो सबूत इकट्ठे किए हैं वो भी प्रस्तुत करेंगी, तो निश्चित तौर पर सब कुछ सामने आ जाएगा। तो बहुत जल्दबाजी में कोई भी स्टेटमेंट देना, जैसे संजय जी कह रहे हैं या हमारे जैन साहब ने कहा है, जल्दी में स्टेटमेंट देकर हम संस्थाओं का मनोबल नहीं गिरा सकते, हमें उनका मनोबल बनाए रखना चाहिए, ये देश हित में। ठीक है, पी के जैन साहब लास्ट कमेंट। भाई ये तो फैशन नहीं है ना सर। बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्रवाई हुई है इसकी इंटेलिजेंस कोई एनआईए की खुद की वर्कड आउट इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है। इसमें एक सब्सिडियरी इंटेलिजेंस
SIT, सब्सिडियरी इंटेलिजेंस कमीशन नाम की एक संस्था है, जिसके अंदर सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज, IB, रॉ, आर्मी इंटेलिजेंस, नेवल इंटेलिजेंस, सब तरह के उनके सबके नुमाइंदे उस एजेंसी में रहते हैं। उस एजेंसी की तरफ से चर्चा करके जो भी इनपुट आए थे उनको कोलेट करके ये कार्रवाई की गई है। इसलिए ये कहना कि NIA निकम्मी संस्था है, ये एक बहुत ही अतिशयोक्ति है, इतना गलत स्टेटमेंट है जो बहुत ही गलत किस्म का मैसेज भेजता है। जिस व्यक्ति को ये मालूम नहीं है कि NIA सिर्फ एक्शन लेता है, वर्कआउट इंटेलिजेंस करने की कुछ करता है और कुछ दूसरों से लेता है। और दूसरी बात यह कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? अगर आपकी इंटेलिजेंस सारी की सारी 100% आपको सही निकली और सही मिले तो फिर देश में कुछ भी ना हो। फिर ये जितने बम धमाके हुए, चाहे वो कांग्रेस के टाइम में हुए, चाहे वो BJP के समय में हुए, चाहे किसी और सरकार के समय में हो, तो कुछ भी ना होता। इंटेलिजेंस ही रहती है, उसके अंदर एलिमेंट ऑफ और जाहिर सी बात है ना सर, ये किससे छुपा है सर? इस देश में ही कई ऐसी ताकतें बैठी हुई हैं, जो बाहर एक ऐसी ताकतें कहीं बैठी हुई हैं जो इस चीज़ का इंतजार ही करती है ना कि हम आइडियोलॉजी के नाम पर एक दूसरे में इतना डिवाइड हो जाएं कि एक दूसरे की जो देश विरोधी ताकतें हैं कि उन पर ही अगर हम डिवाइड दिखें, वो इसी का तो फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं। तभी तो हम ये कहते हैं कि देश पर खतरा, और कम से कम मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी तरीके का कोई डाउट हो सकता है कि जो एजेंसीज काम कर रही हैं, खासतौर से सुरक्षा से जुड़ी जो एजेंसीज काम कर रही हैं, उस पर तो है भरोसा। अगर हम करेंगे तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हम इसी देश का हिस्सा हैं। देश पहले है फिर हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।